आपको अंतरिक्ष में एक लिफ्ट की आवश्यकता क्यों है और आप कैसे एक रॉकेट के साथ अंतरिक्ष में कार्गो परिवहन करना महंगा, जोर से और पर्यावरण के लिए बुरा है। एक अंतरिक्ष लिफ्ट समान काम को लगातार और चुपचाप करता है और लागत का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। हम इसे अंतरिक्ष से नीचे बनाएंगे क्योंकि अंतरिक्ष में निर्मित टॉवर अपने वजन के तहत टूट जाएगा। सबसे पहले आपको भूमध्य रेखा से 26,000 किलोमीटर ऊपर भूस्थिर कक्षा में एक अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता है। यहाँ कोई भी वस्तु जमीन पर एक ही स्थान से ऊपर रहती है। इसके बाद आपको एक लंबी केबल की आवश्यकता होगी। हीरे के नैनोथ्रेड्स की तरह यह अपने वजन का समर्थन करने के लिए बेहद हल्का और मजबूत होना चाहिए। अब तक हमने केवल 90 नैनोमीटर का उत्पादन किया है, लेकिन एक बार जब आप 100,000 किलोमीटर तक अपने हाथ ले लेते हैं तो आप इसे पृथ्वी की ओर बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। विपरीत तरफ एक काउंटरवेट सुनिश्चित करें कि स्टेशन केंद्रापसारक बलों के माध्यम से खड़ा रहता है। हमारे बेस स्टेशन पर हम केबल बांधते हैं, लिफ्ट केबिन इसे पकड़ता है और 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से A5 दिन की सौर ऊर्जा की यात्रा शुरू करता है। यह केबल के साथ किसी भी ऊंचाई तक कार्गो पहुंचाता है या रॉकेट ईंधन की एक बूंद के बिना दूर के ग्रहों को जांच भेजता है। रात्रि क्यों गहन काली होती है? यदि विश्व असीम है और अनगिनत सितारों से पूर्ण है तो रात्रि अंधेरी क्यों नहीं होनी चाहिए? इसे ऑल्बर्स का पैराडॉक्स भी कहते हैं, जिसने ज्योतिषियों को काफी समय तक चिंतित किया। यद्यपि सृष्टि अनिश्चित रूप से विस्तृत हो सकती है, यह अनंत काल से नहीं है। बिग बैंग के अनुसार हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। तभी से सुदूर सितारे प्रकाश निकाल रहे हैं, जो कि प्रकाश वेग से ब्रह्मांड में प्रसारित हुए हैं। हालांकि अभी तक प्रकाश को हम तक आने का पर्याप्त काल नहीं मिल सका है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। फैलाव के साथ प्रकाश दिलीदान होता जाता है और इससे उसकी सामर्थ्य घट जाती है तथा पृथ्वी पर आने वाला प्रकाश मध्यम पड़ जाता है। अधिकांशतः तारे हमारे सूरज की तरह कुछ अरब साल तक प्रकाशित रहते हैं। उसके बाद उनका आंतरिक ईंधन खत्म हो जाता है और वे बुझ जाते हैं। यह दर्शाता है कि सितारों की मात्रा अनिर्धारित होने पर भी वे सतत प्रकाशमान नहीं रहते। इस कारणवश वक्त के और बीत जाने के साथ रात्रि का आकाश अधिक चमकदार नहीं होने वाला है। किस प्रकार का सबसे छोटा ब्लैक होल हो सकता है? खैर, तकनीकी रूप से कोई भी वस्तु एक ब्लैक होल बन सकती है यदि इसे पर्याप्त दबाव से संपीड़ित किया जाए। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में अंधेरा भी। हर वस्तु का कुछ न कुछ गुरुत्वीय आकर्षण होता है जो उसके द्रव्यमान और दूरी पर आधारित होता है। जितना अधिक दूरी उतनी कम शक्ति। जब हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करते हैं, हम इसके परमाणुओं के गुरुत्वीय बल को महसूस करते हैं, जो हमारे नीचे से लेकर दूसरी तरफ तक फैले होते हैं। पर यदि पृथ्वी को सिकोड़ दिया जाए तो ये परमाणु एक दूसरे के और अधिक निकट आ जाएंगे और गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। इसलिए ब्लैक होल बनाने का मुख्य सिद्धांत यह है कि पर्याप्त मात्रा में द्रव्य को सीमित स्थान में संकेंद्रित किया जाए। जब डफी सामान्य आकार का होता है तो आप उसके गुरुत्वाकर्षण को नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर आप इसे 1 माइक्रोन के आकार में निचोड़ दें तो इस पर खड़े एक बैक्टीरिया को पृथ्वी के समतुल्य गुरुत्वाकर्षण का अनुभव होगा। निचोड़ते रहें जब तक डफी प्रोटॉन के मुकाबले 1 ट्रिलियन गुना छोटा न हो जाए। उसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाएगा कि प्रकाश भी नहीं बच सकेगा और डफी एक ब्लैक होल में ढह जाएगा। इसलिए ब्लैक होल कोई भी आकार का हो सकता है, लेकिन एक बनाने के लिए पर्याप्त मजबूती से निचोड़ने की किस्मत चाहिए। क्या कोई सदैव जीवन जी सकता है? क्रायोनिक्स मृत शरीर या मस्तिष्क को सुरक्षित रखने की तकनीक है, आशा में कि भविष्य में इसे फिर से सक्रिय किया जा सके। यद्यपि यह संभव होगा या नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है। माना कि डक ने क्रायोनिक्स की सदस्यता लेने का निर्णय लिया है। अनंत जीवन के लिए 3 पड़ाव हैं। पहला है, डार्क को धनराशि चुकानी होगी और उसके बाद मृत्यु। क्रायोनिक्स की कीमत खुद 80,000 से 2 लाख डॉलर हो सकती है। यह तय होगा कि कितना शरीर को प्रिजर्व करना है। और मृत्यु, वह तो निश्चित है। दूसरे चरण में पुनर्जीवन की प्रतीक्षा में समय बिताना है। मृत्यु एक क्रिया है। वर्तमान में जो मृत समझा जाता है वह कल को जीवन में परिवर्तित हो सकता है। क्रायोनिक्स कंपनी का काम है डक के शरीर को त्वरित संरक्षण प्रदान करना बिना अत्यधिक क्षति। क्रायो प्रिजर्वेशन से बर्फ के क्रिस्टल बन सकते हैं जो नाजुक ऊतकों को खराब कर सकते हैं, इसलिए वे शरीर को कांच समान स्थिति में रखते हैं। मूलतः समय को विराम लगाते हैं। अब कंपनी को यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार उस अज्ञात भविष्य तक संचालित रहे जब विज्ञान मौत पर विजय प्राप्त कर ले। वैज्ञानिकों को डक के मृत्यु का समाधान ढूंढना होगा और वह भी क्रायोनिक्स द्वारा आए क्षति को ठीक करने या मस्तिष्क को जाल में परिवर्तित करने की विधि की खोज के साथ। पर क्या हो यदि यह सब सफल हो जाए? आपने गलती से टेपवर्म निगल लिया है। अब क्या होगा? संभवतः आपने संक्रमित कच्चा मांस खा लिया हो या फिर दूषित जल का सेवन किया हो, किंतु वे आपके शरीर में हैं, इसलिए यह कम महत्वपूर्ण हो जाता है। किस हद तक हालत बिगड़ सकती है इस पर लार्वा या अंडे का होना आधारित है। लार्वा होने पर आपकी आंतों में पहुंचकर वह आंत्र दीवार में से गुजर सकता है और 25 सालों तक 8 मीटर तक विकसित हो सकता है। आपका भोजन खाएगा और अंडे देगा। जब तक आप शौच करते समय अंडों को न देखें, तब तक आपको शायद मालूम भी न होगा कि आपके पास एक परजीवी है। आप और आपके नए सहनिवासी जुर्गन अब सौहार्दपूर्ण साथ रहेंगे। अंडों को कुछ पर पोषण करने की जरूरत होती है, इसलिए वे आपकी आंतों में नहीं रहते। इसके बजाय वे आपके रक्त प्रवाह में चले जाते हैं, फिर मांसपेशियों में जाकर लार्वा बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी अंडे आपके मस्तिष्क में चले जाते हैं, जहां वे उसे चबाकर समस्याओं का कारण बन सकते हैं। यह उन्हें दुनिया भर में मिर्गी का प्रमुख कारण बनाता है। सौभाग्य से दोनों विकल्पों का इलाज शाब्दिक रूप से सिर्फ एक गोली है जो सिर्फ एक बार ली जाती है। असली इलाज बेहतर स्वच्छता है।